देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का छात्र हित में बड़ा फैसला। यूके एसएससी भर्ती परीक्षा को किया निरस्त। अगले 3 महीने में पुनः होगी परीक्षा। देहरादून में कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअली किया प्रतिभाग। बड़ी संख्या में किसानों को शामिल। हरिद्वार में औषधि विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 3 कंपनियों और दवा दुकानों का किया निरीक्षण। 5 से दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। मुनिकरेती में 10 दिवसीय सरस मेला आयोजित। देश प्रदेश के 173 समूहों ने मेले में किया प्रतिभाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित। और रुड़की में हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत। बिना हेलमेट पहने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एसपी ने अभियान का किया औपचारिक शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। जी हां, यूके एसएससी भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। परीक्षा निरस्त का आदेश हुआ जारी। जी हां, 21 सितंबर को हुई थी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। अगले 3 महीने में पुनः होगी परीक्षा। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता बनी रहे और विश्वसनीयता भी बनी रहे। पुनः होने वाली यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं पर नहीं डालेगी कोई भी असर। हर छात्र के लिए निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां प्रकरण की पहले ही कर दी थी सीबीआई जांच की संस्कृति, छात्रों के भविष्य और अभिभावकों के विश्वास के साथ नहीं होगा खिलवाड़। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में पीएम मोदी द्वारा देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं के भव्य उपहार कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी उपस्थित रहे। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिलों का चयन होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि पीएम का यह निर्णय किसानों के जीवन में नई आशा, ऊर्जा और संभावनाओं का संचार करेगा। कहा कि प्रधानमंत्री जितनी चिंता सीमा पर खड़े जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता किसान की भी करते हैं। कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किसानों की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कृषि, मत्स्य और पशुपालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। जितनी चिंता वो सीमा पर बैठे हुए जवानों की करते हैं, उतनी ही चिंता देश के अन्नदाता किसानों की करते हैं। पूर्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके स्तर को ऊपर उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसमें देश के 100 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें एक हमारा अल्मोड़ा और चमोली जिला उसमें आया है। पशुपालन विभाग व सहकारिता व कृषि विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित ही बात आने समय में जो हमारा मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राज्य बनेगा, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करता हूं और विशेषकर उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज जब भी हमने उत्तराखंड से कोई मांग आपको की है, आपने उसको पूरा किया है। आपने बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के बाद वहां पर गए थे। 1200 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने हमारे आपदा के क्षेत्रों के लिए दिया है और अभी लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे प्रदेश को मिलेगा और जो इस आपदा से चाहे धराली हो, थराली हो, चमोली हो
रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, देहरादून हो, बहुत क्षति भी है, उससे उसकी क्षतिपूर्ति होगी। मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्राचीन सिद्धपीठ वीरभद्र महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने प्रदेश के सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना संपन्न की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं भू पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि यह प्राचीन मंदिर मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि स्वयं वीरभद्र जी ने यहां पर भगवान महादेव के लिंग की स्थापना की थी। पूजन के उपरांत ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पावन आशीर्वचन भी सुने। यह दिव्य रुद्राभिषेक एवं दर्शन कार्यक्रम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। जो बच्चा आ रहा है वो किस तरह से अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है, इसकी चिंता करनी आवश्यक है। और कुछ हमारे ऐसे शहर हैं जहां हमें इन परंपराओं को पकड़ के रखना होगा। अपनी जो मूलभूत हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा धर्म कहता है, उनको पकड़ के रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रुड़की और भगवानपुर में केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग विभाग की टीम ने सिरप बनाने वाले 3 कंपनियों और कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान सिर्फ एक कंपनी में सिरप बनता मिला, जो कि पशुओं के लिए सिरप तैयार कर रही थी। टीम ने सभी कंपनियों को मानक के अनुरूप ही उत्पादन करने के सख्त निर्देश दिए। टीम ने भगवानपुर और रुड़की की दवा दुकानों में भी जांच की, जहां से 5 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए। वहीं हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में भी औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती ने केंद्रीय टीम के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां कफ सिरप निर्माण के दौरान जीएमपी मानकों की खुली अनदेखी हो रही थी। टीम ने गंभीर खामियां मिलने पर फैक्ट्री का पूरा स्टॉक सील कर दिया और 3 बैचों को रोक दिया गया है। नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और फिलहाल कंपनी का उत्पादन बंद करा दिया गया। औषधि निरीक्षक अनिता भारती ने बताया कि किसी भी हालत में बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहां पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके और साथ ही रिवाइज GMP के अनुसार ही जो है कंपनियां आगे काम कर सकें। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद की सभी फायर यूनिटों को अलर्ट मोड में कार्य करने और फायर उपकरणों और हाइड्रेंट को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल के पर्यवेक्षण में अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में काठगोदाम हल्द्वानी में अग्नि सुरक्षा संबंधी डेमो दिया गया और वहां के कर्मचारियों को प्राथमिक अग्नि सुरक्षा उपकरण फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का अभ्यास कराया गया। साथ ही फायर सेफ्टी के संबंध में उचित जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही फायर टीम द्वारा DAP स्कूल हल्द्वानी में जाकर अग्नि सुरक्षा संबंधी डेमो दिया गया और फर्स्ट एड के तौर पर प्राथमिक फायर उपकरणों का प्रयोग तथा अग्नि दुर्घटनाओं से रोकथाम की जानकारी दी गई। इसी क्रम में आगामी दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में नैनीताल क्षेत्रांतर्गत अग्निशमन अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह नेगी के निर्देशन में फायर टीम और जल संस्थान कर्मचारियों द्वारा फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण किया गया। खराब हाइड्रेंट को ठीक कराने जाने के संबंध में विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। और आगे बढ़ेंगे। मोनी के रेती में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेले में जनपद टिहरी सहित देश प्रदेश के 173 समूहों ने प्रतिभाग किया है। सरस मेला के 6वें दिन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीडीओ टिहरी वरुणा अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं आंगनबाड़ी में पढ़ रहे छोटे बच्चों ने बेबी शो और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्तराखंडी परिधान प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही जेंडर और घरेलू हिंसा पर भी गोष्ठी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लाभार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीपावली को देखते हुए राज्य के 8 शहरों में हवा की निगरानी का काम करेगा। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाएगी। ये काम 13 अक्टूबर से शुरू होगा। पीसीबी हर साल दीपावली के समय 15 दिनों तक हवा की गुणवत्ता की निगरानी का काम करता है। इस बार भी पीसीबी ने तैयारी कर ली है। राज्य में देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल में हवा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसमें देहरादून में घंटाघर और नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश में नगर निगम परिसर, टिहरी में डीएम कार्यालय और नगर पालिका परिषद परिसर क्षेत्र में जांच होगी। इस पर 15 दिन की कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसमें जो निर्धारित स्थान है घंटाघर, नेहरू कॉलोनी और नगर निगम ऋषिकेश एवं टिहरी में नगर पालिका परिषद या कार्यालय, वहां पर मतलब 4 जगह जो है मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। 4 लोकेशन है, जिसमें देहरादून में 2, ऋषिकेश में 1 और टिहरी में 1 लोकेशन पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जिसमें वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाएगा और ध्वनि का भी अनुश्रवण साथ में किया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोटरी क्लब मिड टाउन ने आईआईटी रुड़की और नगर निगम रुड़की के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। सुबह चले इस अभियान की शुरुआत आंचल डेयरी से शुरू होकर आईआईटी मुख्य गेट और जामुन रोड को जोड़ने वाले क्रॉसिंग पर संपन्न हुआ। अभियान के दौरान सिर्फ गलियों की सफाई ही नहीं की गई, बल्कि जामुन रोड के निवासियों और आम जनता को प्लास्टिक के सही निपटान और घर के कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। स्वयंसेवकों ने लोगों को अपने घर के आसपास सफाई रखने और कचरा अलग अलग करने के फायदे समझाएं। सभी प्रतिभागी एकजुट होकर साफ सुथरे और भरे भरे मोहल्ले के लिए काम करते नजर आए। सभी के सामूहिक प्रयासों और उत्साह ने सेवा भावना को उजागर किया। इस अभियान में रोटरी रुड़की मिड टाउन के 20 से ज्यादा सदस्य, आईआईटी रुड़की के डॉक्टर एएस मौर्य व 18 छात्रों की टीम ने सक्रिय भागीदारी की। और जनपद नैनीताल में 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित 23वीं प्रादेशिक जनपद वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस
कंट्री प्रतियोगिता में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के कांस्टेबल गौरव बिष्ट ने 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीतते हुए जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव ने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और भविष्य में और ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित किया है। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस सेवा, समर्पण और सम्मान के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के पर्यवेक्षण में रुड़की शहर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत अब बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी नहीं मिलेगी। अभियान का औपचारिक शुभारंभ एसपी देहात शेखरचंद सोयाल, एआरटीओ कृष्ण पलड़िया और टीआई संदीप सिंह नेगी ने शिखा पेट्रोल पंप गणेशपुर में से किया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को सशक्त बनाने, हेलमेट उपयोग को अनिवार्य करने और सिर की चोटों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक यातायात हरिद्वार ने बताया कि नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान रुड़की और हरिद्वार दोनों शहरों में नियमित रूप से चलाया जाएगा। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की है कि वे बिना हेलमेट चालकों को ईंधन न दें। ये कदम न केवल सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा। नैनीताल के रानीबाग में आयोजित किए जा रहे एनसीसी की 79 बटालियन के ट्रेनिंग कैंप का जो है कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने निरीक्षण किया। कैंप में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ से आए एनसीसी कैडेट्स एडवांस लीडरशिप का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबद्ध तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। ये एडवांस लीडरशिप का एक कैंप यहाँ पे चल रहा है रानीबाग में, जिसमें अलग अलग डायरेक्टरेट से कैडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं और एनसीसी का योगदान लीडरशिप में अलग अलग क्षेत्रों में पहले से बहुत अहम रहा है। और यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो इसमें एसएसबी का ओरिएंटेशन यहाँ पे बच्चों को बताया गया, कैडेट्स को। इसके साथ ही आज की तारीख में जो बहुत ही अहम चीजें, अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस, उसके साथ ही यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग, सर्वाइवल कोर्स, ऐसी सभी चीजें जो जिंदगी में तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैडेट्स जब जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब डिफेंस फोर्सेस में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो एक लीडरशिप नेशन को मिलेगी। नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान देंगे और लीडर्स प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इससे होगा भी और आने वाले समय में और ऐसे हम कैंप्स करेंगे। मुझे बताया गया यहाँ पे कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है लैंड की, जिसमें कि हमारा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीसी के लिए बन सके और नियमित रूप से कैंप्स हो सके। इस जमीन को भी हम ढूंढवाने की कोशिश करेंगे ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बने। जनपद पौड़ी के साइबर सेल कोटद्वार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद ठग को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया है कि शिकायतकर्ता की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। साइबर सेल टीम ने सर्विलांस के माध्यम से ठग की गिरफ्तारी की जानकारी जुटाई, जिसके बाद टीम ने गाजियाबाद में दबिश देकर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी की पहचान शिवम शर्मा निवासी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के रूप में हुई है। आपको बता दें कि एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जनता से अपील की है कि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रहें। ऑनलाइन लिंक, बैंक विज्ञापन या किसी भी अनजान कॉल और मैसेज पर क्लिक या जानकारी साझा न करें। साइबर अपराध होने पर 1930 या फिर नजदीकी थाना और साइबर सेल को सूचना दें। कोटद्वार निवासी एक शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल कोटद्वार को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने फेसबुक पर एक यौनो स्टेट बैंक संबंधी एक विज्ञापन देखा, जिस पर कि एक लिंक था और उसमें ये दावा किया गया था कि बैंक काफी सुविधाएं प्रदान करता है। और उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया और वो एक व्यक्ति के संपर्क में आए और उस व्यक्ति ने उनसे खाते के संबंध में, उनके बैंक खाते के संबंध में जानकारी दी और उनके द्वारा जो भी सामान्य जानकारी थी, बैंक डिटेल्स वगैरह, उनको साझा कर दी गई जो व्यक्ति उनके संपर्क में था। इसके बाद कुछ समय में ही उनके खाते से 3,15,000 रुपए निकल गए और ये ऑनलाइन धोखाधड़ी उनके साथ हो गई।
तो इस पर तत्काल कोतवाली कोटद्वार में अभियोग पंजीकृत किया गया और साइबर सेल कोटद्वार के द्वारा इसमें तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रेसिंग सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो व्यक्ति शिकायतकर्ता के संपर्क में था वो शिवम शर्मा, जो कि खोड़ा निवासी गाजियाबाद का रहने वाला था, और इस जानकारी को जैसे ही प्राप्त किया गया तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हुई और उसको खोड़ा गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए भारत सरकार से मांग की थी, लेकिन देहरादून और चमोली में बारिश से भारी क्षति हुई है, जिसके बाद नुकसान का आंकड़ा 7,000 करोड़ से अधिक हो गया है, जिसे जल्द ही भारत सरकार के समक्ष रखेंगे। रुपए का नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए डिमांड किया था भारत सरकार से। थोड़ा उसके बाद बरसात हुई, जैसे देहरादून में काफी क्षति हुई और उधर चमोली घाट में काफी क्षति हुई, तो वो संख्या हमारी जो नुकसान का आंकड़ा है ये करीब 7,000 करोड़ के ऊपर का जा सकता है, जिसमें नुकसान जो हुआ वो भी शामिल है और उसके साथ साथ नुकसान फ्यूचर में न हो उससे लिए मिटिगेशन वर्क जो हमें कराए जाने हैं उसको भी शामिल करके 7,000 करोड़ के आसपास की मिला के पहले 5700 करोड़ रुपए का हमने क्षति का आकलन पेश किया था भारत सरकार के सामने। उसके बाद देहरादून में आपदा आई, काफी नुकसान हुआ, चमोली जनपद में घाट में आपदा आई, वहां भी काफी नुकसान हुआ, सब मिला के 7,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। काम चल रहा है, वहाँ कई फेजेज में काम होने हैं, तो वो उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट काम देख रहा है, तो उनसे पूछना जरा अच्छा रहेगा, वो बता सकते हैं। फिलहाल काम चल रहा है, इतनी जानकारी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट रोड पर शाम के समय लगातार जाम लग रहा है। जाम लगने से लोग परेशान हो रहे हैं। गंगा आरती के समय त्रिवेणी घाट रोड पर जाम लगना आम हो गया है। जब आरती खत्म होती है तो पार्किंग से निकलने वाले वाहनों की वजह से ज्यादा जाम लगता है। लोगों ने दोपहर 3 बजे के बाद त्रिवेणी घाट रोड पर 4 व्हीलर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ट्रैफिक जाम की यह तस्वीर त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी के सामने की है, जहां बताते चले कि ट्रैफिक चलना तो दूर, ट्रैफिक हिल भी नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि यदि त्रिवेणी घाट रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से पुलिस ने निजात नहीं दिलाई तो आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पौड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि कोतवाली पौड़ी में राजस्व क्षेत्र के निवासी ने अपने नाबालिग भतीजी के घर से कॉलेज जाने के बाद वापस न लौटने की सूचना दी। ऐसे में इस संबंध में कोतवाली पौड़ी मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण राजस्व क्षेत्र से संबंधित होने के कारण शून्य प्राथमिकी को नायब तहसीलदार पौड़ी ने रेगुलर पुलिस को सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने तत्काल मामले की विवेचना थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीनगर को सौंपते हुए नाबालिग को शीघ्र बरामद करने के निर्देश दिए थे। सीओ पौड़ी तुषार बोरा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने आरोपी गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से न केवल नाबालिग को सुरक्षित बचाया गया, बल्कि अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो पुलिस के टीम वर्क और जांच पड़ताल की कुशलता को दर्शाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।